नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ट्वेल्थ का पहला टॉपिक है ये। अपना ट्वेल्थ क्लास का क्लास आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैटिक है एक जगह पे। इलेक्ट्रॉन मूव भी कर सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट होता है। और जब हम लोग जो इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं करे, वो किसी एक जगह पे स्टोर है, तो उसका जो भी प्रॉपर्टी है, जो उसका कैरेक्टर है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने से पहले क्या है कि अपन एक दो बेसिक चीज़ जान लेते हैं, जानते ही हैं बेसिकली, उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं बस। कि जितना भी मटेरियल है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक मॉलिक्यूल, जिसमें कि उस मटेरियल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। मॉलिक्यूल बना होता है एटम से, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और एटम बना होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे कि हमारा मटेरियल बना होता है। ऑफ लेट अभी कुछ और भी उसको ब्रेक किया गया, उसका भी पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स का भी, जो इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके जो बनता है, प्रोटॉन को ब्रेक करके, वो सब भी कुछ निकाला गया, लेकिन वो हमारे सिलेबस के परव्यू से बाहर है, उसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन डिस्कवर किया गया था। सबसे बेसिक सबसे छोटा पार्टिकल जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है। जब ये डिस्कवर किया गया था, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया था, तो उसके पहले ग्रेविटेशनल फोर्स पता था लोगों को। ग्रेविटेशनल फोर्स पहले जाने, उसके बाद फिर ये डिस्कवर हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पता था। तो जब लोगों ने देखा, जब दो इलेक्ट्रॉन को पास में, जब दो पार्टिकल को पास में ले गए, तो उन्होंने देखा कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तब उनको लगा कि ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। उसी तरह से क्या हुआ कि जब प्रोटॉन को, दो प्रोटॉन को भी ले गए, तो वो दोनों भी रिपेल कर रहा था। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को जब पास में लाए, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड था अट्रैक्शन, उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का, अट्रैक्टिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा था। तो ये फिर आया समझ में लोगों को कि भाई कोई दूसरा फोर्स भी है जो कि यहाँ पे विच इज़ कमिंग इनटू प्ले। अब फिर क्या हुआ कि टोटल तीन पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दो टाइप के पार्टिकल हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अब देखा कि ये एक का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का मास सेम है। दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास अलग है। एक जो तीसरा पार्टिकल है उसका मास अलग है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो ये देखा कि हमारे पास तीन अलग अलग मटेरियल हैं, तीन अलग अलग पार्टिकल हैं, और तीनों का मास अलग अलग है। अब फिर क्या देखा कि जब दो प्रोटॉन पास में आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन भी पास में आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जब एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पास में आता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो दोनों मिल करके फिर न्यूट्रल हो जाते हैं। फिर वो दोनों का कॉम्बिनेशन जब रहता है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन जब रहता है, तो वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करता है फिर, या रिपेल नहीं करता है।
मतलब प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जब ले आते हैं पास में तो ये हो जाता है न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल चार्ज, इसका चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का अलग चार्ज रहता है, प्रोटॉन का अलग चार्ज रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जितने भी किए, न्यूट्रॉन को जैसे न्यूट्रॉन्स को देखा तो ये जब दो न्यूट्रॉन को पास में रखते हैं तो दोनों एक दूसरे को सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से ही अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ जो ये सारा रिसर्च करने के बाद में 2-3 जो इसका आउटकम निकला वो ये निकला कि देयर इज सम अनदर प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है। दैट प्रॉपर्टी वाज कॉल्ड चार्ज। और उसमें भी 2 तरह का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के पास एक अलग तरह का है, एक प्रोटॉन के पास एक अलग तरह का है ना। और दोनों मिल करके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके वो टोटल चार्ज हो जाता है 0, न्यूट्रल हो जाता है। तो एक को बाय कन्वेंशन इन्होंने एक को नेगेटिव बोला और एक को पॉजिटिव बोला, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको इन्होंने बोला कि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। ये इन्होंने देखा। फिर इसका मैग्नीट्यूड, ये जो ई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस नेचर अलग है। इसलिए दोनों जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दोनों जब एक मिल जाते हैं तो वो हो जाता है फिर न्यूट्रल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इंडिविजुअली चार्ज कितना था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ये चार्ज उन्होंने बोला कि दोनों पे इंडिविजुअली है। 1 कूलाम्ब कितना है? हमारा जो एम्पियर है वो हमारा बेसिक यूनिट, डिराइव्ड नहीं है, वो बेसिक यूनिट है एम्पियर। तो 1 कूलाम्ब है कि इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर, देन टोटल चार्ज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर जब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो 1 सेकेंड में एक क्रॉस सेक्शन, उस वायर के क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज फ्लो करेगा दैट इज इक्वल टू 1 कूलाम्ब। तो ये इन्होंने देखा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ये दोनों पे इंडिविजुअली इतना इतना चार्ज है। एक पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस है और सेम यही क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रोटॉन पे प्लस है। ठीक है, ये देखा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा अभी कि जो एटम होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में रहता है न्यूक्लियस में। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। एक ऑर्बिट में 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहता है, 5, 6, 7, 8। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब जैसे ही इसमें एक 9वां प्रोटॉन आया, जो अगला जो एटम है जिसमें कि 9 है, प्रोटॉन जो है वो अगर 9 हो जाता है तो अगला जो इलेक्ट्रॉन आता है 9वां इलेक्ट्रॉन वो चला जाता है एक नए ऑर्बिट में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा लूजली हेल्ड रहता है, ये थोड़ा लूज रहता है। फिर इधर प्रोटॉन बढ़ता जाएगा और इसी ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है बट प्रोटॉन बढ़ता चला जा रहा है। तो उसी तरह से फिर जब नया ऑर्बिट आएगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज रहेगा थोड़ा। तो जब लूज इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब जिस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लूज रहता है, जैसे कि मान लो 1 रहा 2 रहा इलेक्ट्रॉन अगर, तो वो जो है वो आसानी से उसमें अगर हम फोर्स लगाएंगे, उसमें हम एनर्जी देंगे तो वो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है,
तो ऐसा जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर है। नॉर्मली मेटल जो होते हैं उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जो इंसुलेटर होते हैं जिसमें कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6, 7, 8 ऐसा इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो क्या है, टाइटली हेल्ड रहते हैं बाई न्यूक्लियस, और वो फोर्स लगाने से इतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। तो इसीलिए कुछ एलिमेंट कंडक्टर हैं, कुछ एलिमेंट इंसुलेटर है। जिसका इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकलता है आसानी से उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, और जिसका इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। बीच में कुछ ऐसे भी रहते हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है जब हम उसमें कुछ उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर अगर उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट से निकल जाता है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर कम कर दें या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या और ठंडा कर दें अगर, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। तो उसको बीच में उसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो इस तरह का 3 तरह का मटेरियल रहता है, मटेरियल कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। तो ये हो गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलता है किसी भी मटेरियल से, है ना। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है। अब हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, प्रोटॉन के पास चार्ज है, तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। चार्ज जो है सबसे पहले वो क्वांटाइज्ड होता है ना। वो जो है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना जो चार्ज होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, नेट टोटल चार्ज, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अभी मतलब उसको ब्रेक नहीं कर सकते, वो स्मॉलेस्ट एक पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा। तो 1.6 × 10⁻19 का ये रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज रहेगा। दूसरा ये है, चार्ज जो होता है वो चार्ज 2 तरीके से हम चार्ज पैदा कर सकते हैं। 2 तरीके से एनीथिंग कैन बी चार्ज। वो 2 तरीका क्या क्या है, फ्रिक्शन से या इंडक्शन से। फ्रिक्शन वाला अपने घर में भी कई बार दिखता है, कई जगह घर पे ऐसे कई सारे काम होते हैं जो फ्रिक्शन वाला चार्ज दिखता है। जैसे जब रात में बिल्कुल अंधेरा हो तो कोई कपड़ा आप ऐसे करके ऐसे झाड़ते हैं तो उसमें भी चिंगारी सा दिखता है। इवन मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट में अगर ऐसे करके आप कोई ऐसे रगड़ देंगे तो उसमें भी वो कई बार लाइट दिखता है, चार्ज दिखता है। इवन कार में आप कई बार नोटिस करेंगे, अगर कार से आप स्पीड में चल रहे हैं, कार क्या है, वो हवा से फ्रिक्शन हो रहा है उसका, और अगर आप नंगे पैर हैं और कार से उतरे, कार का गेट पकड़ के ज़मीन पे उतरे, तो आपको हल्का सा झटका लगेगा, क्योंकि कार पे भी कार जो है वो फ्रिक्शन कर रहा था एयर के साथ, तो उसमें चार्ज डेवलप हुआ। कैसे डेवलप हुआ, कार में चार्ज कैसे डेवलप हुआ, मॉस्किटो नेट में चार्ज कैसे डेवलप हुआ। एक सबसे कॉमन जो बुक में देता है एग्जाम्पल कि कंघी, अगर आप ऐसे फ्रिक्शन करते हैं कंघी को बाल में, सूखे बाल में, गीला बाल, ये तेल लगा हुआ बाल में फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होगा, सूखा बाल में ऐसे फ्रिक्शन अगर कंघी को करते हैं और उसके बाद कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा ऐसे नीचे बिखेर देंगे तो वो उसको चिपका लेता है, वो मतलब उसमें चार्ज हो जाता है। तो कैसे होता है ये फ्रिक्शन करने से चार्ज कैसे आ जाता है। क्या होता है कि अगर 2 मटेरियल है, एक को दूसरे के ऊपर हम फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम एनर्जी दिए, फ्रिक्शन किए तो हम एनर्जी दिए, वर्क किए उस पर, वो एनर्जी उसको मिला, तो उसकी वजह से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था, जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था, वो उसको एनर्जी मिला, तो वो मतलब वो निकल गया, वो अपना ऑर्बिट छोड़ दिया, है ना। वो अपना ऑर्बिट छोड़ करके वो चला गया उसमें
दूसरा में। तो उससे क्या हुआ कि जिसमें गया वो इलेक्ट्रॉन उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, और जिससे इलेक्ट्रॉन गया है उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन छोड़ के नहीं जाता है कभी भी, इलेक्ट्रॉन ही रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, प्रोटॉन छोड़ के नहीं जाता है। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, जिसके पास गया वो हो गया नेगेटिव चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास गया वो हो गया नेगेटिव चार्ज। तो अब एक के पास में पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास में नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है फ्रिक्शन वाला, जैसे कि ये जैसे कि मच्छरदानी वाला, वहाँ पे जैसे हमने कपड़ा रगड़ा इससे मच्छरदानी पे, तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन कपड़े का उस पर चला गया, कुछ तो फिर वो नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, फिर दोनों एक दूसरे के पास में है, तो वो चार्ज एक दूसरे को फिर न्यूट्रलाइज कर दिए, तो वो एनर्जी निकलता है। जब दोनों एक दूसरे से फिर मिलते हैं एनर्जी निकलता है, तो वही चिंगारी सा रहता है ना। तो ये है जब हम उसको अलग करने के लिए हमको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन अलग होता जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब मिलता है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो वही एनर्जी जो चिंगारी सा हमें दिखता है ना, वो वही एनर्जी होता है। तो ये हो गया फ्रिक्शन की वजह से। इंडक्शन वाला केस है कि पेपर जो हमारा जो कंघी से पेपर चिपक जाता है, वो इंडक्शन वाला केस है। कैसे? क्योंकि पेपर को तो हम रगड़े नहीं थे किसी से, तो उसमें कैसे चार्ज आ गया, पेपर कैसे ये चार्ज हो गया, तो वो इंडक्शन से हुआ। इंडक्शन वाला कैसे होता है कि जैसे कंघी जो है, ये कंघी है, कंघी को अगर हम रगड़े थे तो कंघी पे मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज आ गया, बाल से इलेक्ट्रॉन चला गया होगा कंघी में। अज्यूम करते हैं कि बाल से इलेक्ट्रॉन कंघी में गया होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा कंघी। जब पेपर पास में आया तो पेपर के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ है, बहुत सारे इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन है। तो ये जब पास में जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज आया तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब अलाइन हो गया इस साइड में, और पॉजिटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं, अपना ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन रहता है वो तो मूव करता नहीं। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेकिन मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, इलेक्ट्रॉन दूर चला गया इससे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हम उसके नज़दीक ले गए तो इलेक्ट्रॉन दूर चला गया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही दूर गया तो इस साइड, ये इधर वाला साइड, वो उधर में प्रोटॉन आ गया, मतलब उधर प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन सब उधर चला गया, तो इधर ये वाला जो एज है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जब इधर वाला एज पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अब इससे चिपकना चाहेगा, ये इसके पास आ जाएगा। तो ये इंडक्शन से हुआ। यहाँ पर पेपर से कुछ निकला नहीं, पेपर से इलेक्ट्रॉन निकला नहीं या उसमें इलेक्ट्रॉन गया नहीं, लेकिन उसके अंदर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन था वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। रीडिस्ट्रीब्यूट ऐसा कर लिया कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये फिर इसके कॉम्ब से चिपक गया। तो ये इंडक्शन से। फ्रिक्शन वाला क्या था, रगड़े, एक इलेक्ट्रॉन कूद के चला गया दूसरे में, उसका एनर्जी मिला, वो लूज हो गया, कूद गया दूसरे में चला गया, तो वो हो गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से वो प्रोड्यूस हुआ। तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है, चार्ज हमें या तो फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होता है या फिर इंडक्शन से प्रोड्यूस होता है, और चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। और चार्ज दो तरह के होते हैं, चार्ज की क्वालिटी एक ये है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या है, वो हम अपने इसके लिए हैं, हम अपने कन्वीनियंस के लिए इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, प्रोटॉन को पॉजिटिव लिए हैं। उसमें बस इसका ये है कि दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, सेम टाइप को दोनों रिपेल करता है। अब आता है सबसे पहला लॉ,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलाम्स लॉ। एक्सपेरिमेंट करते करते उन लोगों ने देखा कि जो दोनों पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, जो दो चार्ज पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, तो वो जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आप देखिए ये ग्रेविटेशन वाला याद है, ग्रेविटेशन वाला भी ऐसा ही था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, इसमें बहुत कुछ अपना ग्रेविटेशन से मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का एनालॉगस होगा बहुत कुछ। जैसे उसमें भी ग्रेविटेशनल फील्ड था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, यहाँ भी ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल एनर्जी तो वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। और जिस तरीके से वहाँ पर वो बिहेव करता था, जैसे वहाँ मास बिहेव करता है, वैसे यहाँ पर चार्ज बिहेव करता है ना। जो वहाँ पर मास का रोल है वही यहाँ चार्ज का रोल है। बाकी बहुत कुछ उससे देखिएगा एनालॉगस रहेगा, आप जब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो देखेंगे बहुत कुछ एनालॉगस रहेगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये जो है ना इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। परमिटिविटी ऑफ मटेरियल इन बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो बीच में जो मटेरियल है, अब दो चार्ज पानी में रखा है तो फोर्स अलग होगा, दो चार्ज हवा में रखा है तो उसका फोर्स अलग होगा, दो चार्ज किसी मेटल में रखा है तो उसका फोर्स अलग होगा। तो ये जो है एप्सिलॉन जो है ये उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसमें चार्ज रखा हुआ है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना। कहने को परमिटिविटी है इसका नाम, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, ये है एबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल टू रेजिस्ट द फोर्स। थोड़ा सा नाम क्या है, इसका नाम ऐसे उल्टा जैसा दिखता है, जो इसका एक्चुअल जो काम है उससे नाम थोड़ा उल्टा है, क्योंकि जिसका एप्सिलॉन ज़्यादा होगा, जिसका एप्सिलॉन का वैल्यू ज़्यादा होगा उस पर फोर्स कम होगा। तो एप्सिलॉन ऐसे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं, लेकिन ये याद रखना है, ये नाम जो है ये थोड़ा उल्टा टाइप का है। इसका काम क्या है, इसका एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रेजिस्ट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। जिसका ज़्यादा ये होगा उसमें फोर्स कम होगा, ठीक है। तो ये कूलाम्ब लॉ है। लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे डिराइव होता है। तो एक्सपेरिमेंट से देखा, फोर्स का वैल्यू वगैरह निकाला, किस पे डिपेंड करता है वो निकाला, फोर्स का वैल्यू निकाला तो कांस्टेंट का वैल्यू वगैरह निकला। तो कूलाम्ब लॉ ये अपना आ गया। दो चार चीज़ जो याद रखेंगे अपन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब, मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये कितना है 1.67 × 10⁻27 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 9.1 × 10⁻31 kg। यही है तीनों का मास और दोनों का चार्ज। ये बनाते बनाते याद हो जाएगा। कूलाम्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू ध्यान रख लीजिए, के से डिनोट करते हैं नॉर्मली,
और इसका वैल्यू 8.9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्लस बाई कूलाम स्क्वायर। 8.9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, के का वैल्यू यही होता है। और इसमें और एक देखने की बात है, फोर्स है तो ये तो जैसे ये इसका क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हो गया। डायरेक्शन जो होता है वो डायरेक्शन को, इसका डायरेक्शन जो होता है वो होता है, ये जो फोर्स है ये चूंकि वेक्टर है, ये तो क्वांटिटी अपना स्केलर क्वांटिटी है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसमें डायरेक्शन भी हमको बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन हम ले लेंगे आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर मतलब आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये आर के डायरेक्शन फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ आर। मतलब अगर एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, तो ये है आर, ये जो है ये फोर्स इस पे लगा रहा है, तो आर विल बी, ये फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। भाई ये रिपेल कर रहा है। F इज इक्वल टू 1/4πε0। ये अगर Q1 है, ये अगर Q2 है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई मॉड ऑफ आर, दैट इज आर का मैग्नीट्यूड। तो ये दिस इज यूनिट वेक्टर आर। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फोर्स है तो F जो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, Q2 का वैल्यू -1.6 × 10⁻⁹ जो होता है, तो ये माइनस Q1 Q2 बाई 4πε0 बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा तो ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये माइनस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। तो अगर प्लस और माइनस दो फोर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और अगर दोनों प्लस है तो फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा, है ना। तो ये हो गया कूलाम लॉ। वैल्यू वगैरह सब याद रखना है, बनते बनते वैसे याद भी हो जाता है। के का वैल्यू 8.9 × 10⁻⁹, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो सबका। इलेक्ट्रॉन का ये प्लस माइनस यहाँ लिख देते हैं। प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 × 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, तो ये है कूलाम लॉ तक। और चार्ज का एक और कैरेक्टर होता है कि वो हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे कभी भी अगर किसी भी कोई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उससे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और हमारे हाथ में एक और नेगेटिव चार्ज भी रहता है, क्योंकि चार्ज हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ऐसा इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, या पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर हम उससे कोई दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास होता है। नेट चार्ज हमारे पास जो है वो कंजर्व रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है ये सब डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, इसको ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये अगर कोई न्यूट्रल था, उससे अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज जनरेट किए हैं तो दो नेगेटिव चार्ज भी जनरेट हुआ होगा, या 5 अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट किए हैं तो 5 नेगेटिव चार्ज भी जनरेट हुआ होगा। नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक्स अपना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल की बात करेंगे। थैंक यू।